गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 7th और 8th ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल संडे था, आई होप कि आपने अच्छे तरीके से अपना संडे एंजॉय किया होगा और ना सिर्फ एंजॉय किया होगा बल्कि कुछ पढ़ाई भी की होगी साथ साथ। ज़्यादातर लोग संडे को वैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर आपने मॉक टेस्ट कल अटेम्प्ट किया तो आप अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कमेंट्स में कि आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन में कितने मार्क्स आए, जिससे कि यहाँ पे जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं उन्हें मॉक टेस्ट देने की हिम्मत आ सके और फिर आप देखेंगे एक ग्रेजुअली आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आप जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो हो सकता है आपके मार्क्स जो है आउट ऑफ 20 सिर्फ 5-6 ही आए, ज्यादा ना आ पाए, लेकिन धीरे धीरे जब आप 4-5 मॉक देंगे तो आपको फील होगा कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है और आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, साथ ही मुझे ये भी देखना है कि क्या ये जो करंट अफेयर्स के सेशंस हैं ये आपको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं कि नहीं, क्या जो आपका मॉक टेस्ट है उसमें नंबर इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सब कुछ चेकआउट करने के लिए अगर आपने मॉक टेस्ट संडे को दिया है तो प्लीज आप अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कमेंट्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, Recently, who has become the sole Indian weightlifter who qualified for the Paris Olympics 2024? इसमें से कौन सी इकलौती इंडिया की वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर दिया है फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024? इनका नाम है मीराबाई चानू, जो कि टोक्यो ओलंपिक से बहुत फेमस हो गई थी। ये टोक्यो ओलंपिक्स में मेडलिस्ट रही हैं और इन्होंने अपना जगह बना लिया है पेरिस ओलंपिक्स में। इसी के साथ ये पहली इंडिया की वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो जो IWF वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ पे, फुकेट थाईलैंड कंट्री में, यहाँ पे इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल, यानी कि ये थर्ड आई थी इन द ग्रुप बी ऑफ वुमेन्स 49 kg और ओवरऑल इनकी रैंक थी 11th। ठीक है, तो 6 महीने की इंजरी के बाद इन्होंने लिफ्ट किया है 184 kgs को इस इवेंट के दौरान और इसी के साथ इनकी जगह सुरक्षित हो चुकी है 2024 के पेरिस गेम्स में। ठीक है, तो इंडिया की वेटलिफ्टर इकलौती कौन सी हैं जिन्होंने इस इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है? आंसर है मीराबाई चानू। चलिए कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदिया रानी देवी हु वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? बिंदिया रानी देवी कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं? तो सबसे पहले ये फेमस हुई थी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 के गेम्स में, जहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल अचीव किया था और इन्होंने ब्रोंज मेडल ऑक्यूपाई किया है एट द IWF वर्ल्ड कप जो कि हुआ है थाईलैंड में, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे इन्होंने 196 kgs लिफ्ट किया था इन द वुमेन्स 55 kgs कैटेगरी। ठीक है, तो 55 किलो की कैटेगरी में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, तो इसी वजह से न्यूज में आ गई थी। तो बिंदिया रानी देवी कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं या कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? वेट लिफ्टिंग। बी साई प्रणीत हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? बी साई प्रणीत एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। फैज फजल हु रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? फैज फजल एक तरह के क्रिकेटर हैं। ठीक है, मनदीप जांगरा हु वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? मनदीप जांगरा बॉक्सर हैं, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। मापोइन राहमुखरा एंड वेपोंग सिका दैट वर रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये तीनों स्पोर्ट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? आंसर है यहाँ पे मेघालय स्टेट। ठीक है, देखिए सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं और जहां पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया वहां हमने ये सारी बात भी की थी कि पर्टिकुलर जो पर्सन है वो किस वजह से न्यूज में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम वन लाइनर फॉर्मेट में कर रहे हैं रिवीजन के तौर पे, इसीलिए डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है, What is the name of the Indian Coast Guard ship that recently made a port call in Vietnam as part of its overseas deployment to the Asian countries? उस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का नाम क्या है जिसने की वियतनाम विजिट किया है एज पार्ट ऑफ इट्स ओवरसीज डिप्लॉयमेंट टू द एशियन कंट्रीज? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा समुद्र प्रहार, दैट इज सी ऑप्शन। समुद्र प्रहार एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है और ये एक हेलीकॉप्टर के साथ गया था वियतनाम को और इसी के साथ इन्होंने कंटिन्यू किया है अपना एशियन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये जो क्रू है ये फोकस करेगा यहाँ के मरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स को लेके, सर्च एंड रेस्क्यू रिलेटेड ऑपरेशंस को लेके और लॉ इन्फोर्समेंट यहाँ पे मजबूत किया जाएगा थ्रू प्रोफेशनल इंटरेक्शन, ट्रेनिंग एंड द स्पोर्ट इवेंट विद वियतनाम कोस्ट गार्ड। फाइन, तो ये इंडिया के शिप बिल्डिंग प्रोग्रेस को दर्शाता है और ये जो विजिट है ये जाहिर सी बात है दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस है उनको मजबूत करेगा और 25 NCC कैडेट्स जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं एनवायरमेंटल एक्टिविटीज में। ठीक है, तो इस शिप का नाम क्या है जो वियतनाम गई थी हाल फिलहाल? आंसर है समुद्र पहरेदार। चलिए कुछ इंडियन नेवी रिलेटेड करंट अफेयर्स यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं।
What is the name of the Iranian fishing vessel which was recently rescued by the Indian Navy from the pirates? उस ईरानियन फिशिंग वेसल का नाम क्या है जिसको हाल ही में इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है फ्रॉम द पायरेट्स? इसका नाम था अल खंबार। ठीक है, इसको हाल ही में इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। Recently, the Indian Navy has set up its first independent headquarters named as नौसेना भवन at which place? तो इंडियन नेवी ने हाल ही में अपना एक इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश किया है दिल्ली में, जिसका नाम रखा है नौसेना भवन। Where were the Indian Navy's annual refit conference 24 and annual infrastructure conference 24 conducted? ये दोनों कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे हुई हैं? आंसर है मुंबई। Which naval ship was recently decommissioned after providing 38 years of service to the Indian Navy? 38 साल तक सर्विस देने के बाद हाल ही में INS निरूपक को डिकमीशन कर दिया गया है। ठीक है, Who has been appointed as the Director General of Naval Operations in the Indian Navy? तो नेवल ऑपरेशंस के लिए डायरेक्टर जनरल कौन नए नियुक्त हो चुके हैं? इनका नाम है वाइस एडमायरल AN प्रमोद। फाइन, नेक्स्ट है नाइसिस प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? नाइसिस प्रोग्राम जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑपरेट होता है? तो ये ऑपरेट करता है इसरो एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ओके, तो इन्होंने इंडियन रिसर्चर्स को ये बोला है कि वो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में उनकी हेल्प करें। इसको लॉन्च किया गया था 2012 में अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये जो नाइसिस प्रोग्राम है ये मॉनिटर करता है क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी को यूजिंग द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि एसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल्स को डेसिमिनेट करना, जो कि इंपॉर्टेंट है अर्थ के क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने के लिए, और लगभग 70 एक्सेसिबल जियोफिजिकल वेरिएबल्स इसमें मौजूद हैं, जहां पे नाइसिस फोकस करता है स्पेस बेस्ड इंडिकेटर्स के ऊपर, वेदर एक्सट्रीम्स के ऊपर और क्लाइमेट सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, तो नाइसिस प्रोग्राम को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है? योर आंसर इज इसरो। चलिए यहाँ पे कुछ हम ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला क्वेश्चन है Jobs for the Resilience Report that was recently seen in the news is released by which organization? ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी है? आंसर है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक। ठीक है, साउथ एशिया की रीजनल अपडेट थी ये, जिसमें कि इन्होंने हाईलाइट किया है ये बात कि इस रीजन में इंक्लूडिंग इंडिया ये अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेवरेज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट जॉब क्रिएशन। और यहाँ पे इन्होंने एक प्रोजेक्शन भी दिया था कि ग्रोथ रहेगा 6 to 6.1% का फॉर 2024 to 25। तो साउथ एशिया का जो आउटपुट है वो सरपास करता है अदर इमर्जिंग मार्केट्स को, और इसमें ज्यादातर योगदान इंडिया का माना गया है। लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी वीक है, जिसकी वजह से एक डाउनसाइड रिस्क हमें देखने को मिलता है ग्रोथ में। और फर्दर इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि यहाँ पे जरूरत है हमें अंडरलाइंग वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करने की, जिससे कि सस्टेनेबल ग्रोथ हम अचीव कर सकें। तो जॉब्स फॉर रेजिलियंस नाम की रिपोर्ट जारी करी है वर्ल्ड बैंक ने। Which organization recently collaborated with the Tamil Nadu State Forest Department for the successful radio collaring of the Nilgiri Thar in Mukurthi National Park? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, तो तमिलनाडु स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन अलॉन्ग विद WWF इंडिया रेडियो कॉलर किया है एक मेल नीलगिरी थार को इन मुकुर्थी नेशनल पार्क। इसी के साथ ही इनका पहला कॉलर ऑपरेशन रहेगा विदाउट एनी ट्रैंक्विलाइजेशन। नीलगिरी थार की बात करें तो ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है और इसका स्टेटस क्या है? IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड। ठीक है, तो इसका जो हैबिटाट है वो कहाँ पे ज्यादातर रहता है? वेस्टर्न घाट में, और ये थ्रेटेंड है बिकॉज ऑफ हैबिटाट लॉस एंड पोचिंग, तो इसको हमें कंजर्व करने की जरूरत है। फाइन, तो यहाँ पे आंसर है WWF, दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्टीड्रॉप अ माइक्रोफ्लूइडिक चिप बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिंपली सी कैंप बेंगलुरु। ठीक है, सी कैंप का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म इन बेंगलुरु। इन्होंने ऑप्टीड्रॉप को हाल ही में अनवील किया है, जो कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग माइक्रोफ्लूइडिक चिप बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये इनिशिएटिव है किसका? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। A decade of documenting migrant deaths report is recently released by which organization? इस नाम की रिपोर्ट हाल ही में जारी करी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज टेकन ओवर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम फॉर 2024 to 2025? कौन जो है प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम के लिए? आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है संजय नायर, दैट इज बी ऑप्शन, जो कि फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं सॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड के। अब ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं एसोचैम के फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। इसी के साथ इन्होंने सक्सीड किया है मिस्टर अजय सिंह को, जो कि स्पाइस जेट के हैं। ठीक है, तो इनका बहुत ज्यादा ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है
स्पेशली सिटी ग्रुप और केकेआर में, जहां पे ये रिटायर हो गए थे 2023 में। और इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है केकेआर इंडिया ऑपरेशंस को स्टैब्लिश करने में, साथ ही नाइका के बोर्ड में भी सर्व कर चुके हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री बॉडीज में ये एक्टिव रह चुके हैं पहले भी। इनका बेसिक एम क्या है, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को बॉस्टर करना ड्यूरिंग हिज टेन्योर, और ये अलाइन करेगा इंडिया के डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। तो अब नए प्रेसिडेंट इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम के इस फाइनेंशियल ईयर में कौन बन गए हैं, इनका नाम है मिस्टर संजय नायर। चलिए कुछ रिसेंट इलेक्शंस देख लेते हैं। पहला है अब्दुल फतेह अल सीसी, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। पहले भी ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे और फिर से ये एक बार इजिप्ट के ही प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो थर्ड टर्म के लिए ये अपना इलेक्शन जीत चुके हैं और इसी के साथ इनकी प्रेसिडेंसी अब कब तक रहेगी, 2030 तक। पहली बार ये 2014 में बने थे और उसके बाद फिर जाके 2018 में सेकेंड टर्म इन्होंने जीता था। और 2019 में इजिप्ट में एक अमेंडमेंट आया था जिसके बाद जो इनका प्रेसिडेंट का टेन्योर था वो 6 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो 2024 में ये जैसे बने हैं तो अब 6 साल के लिए बनेंगे, यानी कि 2030 को ये रिटायर होंगे। रिसेंटली हु बिकेम द 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 14 नंबर के प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं, इनका नाम है मिस्टर आसिफ अली जरदारी, ओके। Recently, who has been elected as the new president of the Paralympic Committee of India? Paralympic Committee of India के नए प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर देवेंद्र झझारिया। तमास सुलियोक, who was seen in the news, became a new president of which country? तमास सुलियोक नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं हंगरी के, ओके। Recently, who has been elected as the new president of International Court of Justice? ICJ के नए प्रेसिडेंट हाल ही में नियुक्त हुए हैं मिस्टर नवाफ सलाम, ओके। नेक्स्ट है भोजशाला कॉम्प्लेक्स, समटाइम सीन इन द न्यूज, इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। भोजशाला कॉम्प्लेक्स कहाँ पे लाई करता है, आपको ये बताना है। तो ये लोकेटेड है धार डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश स्टेट के, और ये एक हिस्टोरिकली कंटेस्टेड साइट है बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। रीजन क्या है, क्योंकि जो हिंदूज हैं वो यहाँ पे ट्यूसडे को पूजा करते हैं और मुस्लिम्स जो हैं वो फ्राइडे को यहाँ पे नमाज ऑफर करते हैं, ठीक है। तो इस जगह को प्रोटेक्ट करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो एसआई ने ऐसा अलाउ किया है कि हिंदूज पूजा कंडक्ट करेंगे ट्यूसडे को और मुस्लिम्स जो है वो नमाज को ऑफर करेंगे फ्राइडेज को। तो किस वजह से न्यूज में आया, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था उस स्टे को जो कि साइंटिफिक सर्वे से के रिगार्डिंग चल रहा था, जहां पे इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि कोई भी फिजिकल अल्टरेशन की जरूरत नहीं है इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो भोजशाला कॉम्प्लेक्स बस याद रखिएगा कहाँ पे है, आंसर है मध्य प्रदेश। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला है सांची क्राफ्ट रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। ये क्राफ्ट आपको यूपी में मिल जाएगा और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया। याद रखिएगा यूपी के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीआई टैग प्रोडक्ट्स फिलहाल हैं। रिसेंटली विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द 10% रिजर्वेशंस फॉर पहाड़ीज एंड 3 अदर ट्राइब। तो ये यूनियन टेरिटरी कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने 10% का रिजर्वेशन बढ़ाया है फॉर पहाड़ीज एंड 3 अदर ट्राइब्स। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च त्रिनेत्रा एप्लीकेशन 2.2 टू रिवोल्यूशनाइज द क्राइम प्रिवेंशन। क्राइम प्रिवेंशन के लिए त्रिनेत्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया है यूपी ने। बालरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये पार्क आपको कर्नाटका में मिल जाएगा। अतापका बर्ड सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये बर्ड सैंक्चुरी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माइनिंग अवेयरनेस डे 2024? इसके लिए थीम क्या रखी गई है इस साल की, आपको ये बताना है। सबसे पहले इंटरनेशनल माइनिंग अवेयरनेस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 4th ऑफ अप्रैल को, और बेसिक एम क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना और लैंड माइंस को एलिमिनेट करना। इस साल की हमने थीम रखी है प्रोटेक्टिंग लाइव्स एंड बिल्डिंग पीस, ठीक है। तो इसको स्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2005 में, और इस दिन हम नेशनल माइन ऑपरेशन कैपेबिलिटीज को रिक्वेस्ट करते हैं विद यूनाइटेड नेशन सपोर्ट, और ये दिन हाईलाइट करता है लैंड माइंस के डेंजर्स को और कोशिश करता है इसको इरेडिकेट करने की, जहां पे हमारा एम्फेसिस होता है पीस एंड सेफ्टी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इंटरनेशनल माइनिंग अवेयरनेस डे हम 4 अप्रैल को मनाते हैं और थीम रखी गई इस साल की प्रोटेक्टिंग लाइव्स एंड बिल्डिंग पीस। चलिए कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डे सेलिब्रेटेड एज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे एनुअली? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे हम हर साल मनाते हैं 18 मार्च को। विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स एवरी ईयर? इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स हम मनाते हैं 14 मार्च को। Which day celebrated as CISF Raising Day every year? CISF Raising Day होता है 10 मार्च को। Which day celebrated as Jan Aushadhi Day every year? Answer is 7th March. And which day is observed as National Safety Day in India? National Safety Day होता है 4 मार्च को। Okay. Which region of West Bengal was recently struck by a devastating tornado? हाल ही में वेस्ट बंगाल का कौन सा एरिया है जिसको कि हिट किया है एक टोर्नाडो ने? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, दैट इज माइनागुरी।
तो एक डिस्ट्रक्टिव टोर्नाडो ने हिट किया है माइनागुरी को, जो कि लाई करता है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, जहां पे 5 लोगों की डेथ हुई है और लगभग 100 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। और टोर्नाडोज ऑल्दो बहुत रेयर होते हैं, लेकिन अब ये काफी हद तक इंडिया के ईस्टर्न रीजन्स में देखने को मिलते हैं हमें, लाइक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड, स्पेशली प्री मानसून वाले सीजन में। ठीक है, तो 2016 की एक स्टडी रिलीज की थी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, जहां पे इन्होंने बताया था कि टोर्नाडो एक्टिविटीज बहुत बढ़ रही हैं बंगाल वाले एरिया में और इसकी वजह से फेटालिटीज भी हो रही हैं। तो राइजिंग एक्रेंसेस किस वजह से हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ वार्मिंग बे ऑफ बंगाल और जो अनयूजुअल विंड ऑफ पैटर्न्स है। ठीक है, तो माइनागुरी को हाल ही में एक डिवास्टेटिंग टोर्नाडो ने हिट किया है। चलिए कुछ साइक्लोन्स देख लेते हैं जो 2024 में न्यूज में आए हैं। Recently, which country of Eastern Africa was hit by the tropical cyclone named as Gamane? Gamane नाम के साइक्लोन ने हिट किया है मदागास्कर को। Which tropical cyclone recently hit the northern territory of Australia, bringing heavy rainfall and the strong winds? तो कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसने ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी को हिट किया है, जहां पे भारी बरसात हुई और हवाएं बहुत तेज हो गई थी? आंसर है मेगन। एक्सरसाइज साइक्लोन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज के नाम से भी एक साइक्लोन है और एक डेजर्ट साइक्लोन भी होता है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसीलिए इंक्लूड किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए जो एक्सरसाइज साइक्लोन है वो होता है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, ठीक है, और जो डेजर्ट साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज है वो होती है इंडिया और यूएई के बीच में। यहाँ पे आपसे होस्ट पूछा जा रहा था कि कौन सी जगह होस्ट है इस एक्सरसाइज के लिए, तो याद रखिएगा राजस्थान। Which region is associated with the tropical cyclone Alvaro that has recently been in the news? Alvaro ने भी हिट किया था कुछ दिनों पहले मदागास्कर को। ठीक है, Recently, the Forest and Wildlife Department of Delhi is establishing a tissue culture laboratory at which wildlife sanctuary of India? तो Forest and Wildlife Department of Delhi एक टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी को स्टैब्लिश कर रहे हैं। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंडिया के अंदर, आपको ये बताना है। तो दिल्ली की जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो एक टिश्यू कल्चर लैब सेटअप करेंगे, कहाँ पे? असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिससे कि जो एंडेंजर्ड नेटिव ट्रीज हैं उनको प्रोपोगेट किया जा सके। इस लैब का बेसिक पर्पस क्या है? जो सैपलिंग्स हैं रेयर स्पेशीज की उनको रीजनरेट किया जाए, क्योंकि वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं नेचुरल रीजनरेशन में। और टिश्यू कल्चर, जिसको आप माइक्रो प्रोपोगेशन के नाम से भी जानते हैं, ये किस तरह से होता है? इसमें ग्रो जो प्लांट सेल्स हैं उनको ग्रो किया जाता है इन अ कंट्रोल्ड स्टेराइल एनवायरनमेंट, और ये टेक्निक अलाउ करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स फ्रॉम अ सिंगल सेल, जैसे कि जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उन्हें उनमें हेल्प मिलती है हमें फॉर थ्रेटेंड ट्रीज इन द सिटी। ठीक है, तो ये जो टिश्यू कल्चर लैब है कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है? आंसर है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लोकेशन देख लेते हैं जो किसी न किसी वजह से न्यूज में आ गए थे। फर्स्ट है पॉइंट कैलिमरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पॉइंट कैलिमरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु में। एतुरनागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ पे है? आंसर है तेलंगाना। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में। रोला पडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है आंध्र प्रदेश में। और लास्ट है सूनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, According to World Bank, what is the projected economic growth of India for financial year 25? Financial year 25 में World Bank के हिसाब से कितना projected economic growth रहेगा इंडिया का? तो World Bank ने एक बार फिर से इंडिया का GDP growth projection रिवाइज किया है for financial year 25, और अब ये वैल्यू दी है इन्होंने 6.6% पे, और 20 बेसिस पॉइंट से इसी के साथ इन्होंने इसको बढ़ाया है। ठीक है, ऑल्दो हमें स्लो डाउन देखने को मिला है फ्रॉम द करंट ईयर्स एस्टिमेटेड 7.5% ग्रोथ, लेकिन फिर भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे कि जो फ्यूचर ग्रोथ है वो ड्राइव हो सकेगी। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो करंट ईयर का जीडीपी ग्रोथ है वो 7.6% पे रहेगा, और ये पिछले प्रोजेक्शन से ज्यादा है। ठीक है, तो जो स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है ग्रोथ में फ्रॉम 2023 टू 24 अप टू 2024 टू 25, ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, ऑल्दो जो सर्विसेज और इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं वो अभी भी मजबूत रहेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारा प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए? आंसर है 6.6%। चलिए यहाँ पे कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है रिसेंटली विच बैंक लॉन्च द फ्लैश पे फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट? कौन सा बैंक है जिसने फ्लैश पे को लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फेडरल बैंक, इन्होंने फ्लैश पे को लॉन्च किया है। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन बन चुके हैं मिस्टर एम वी राव।
Sally India recently signed a memorandum of understanding with which bank to provide the finance solutions for infrastructure projects in Jammu and Kashmir and Ladakh? Here answer would be Jammu and Kashmir Bank. The Reserve Bank of India has imposed a penalty of 1.4 crore rupees on which bank? RBI ने हाल ही में पेनल्टी लगाई है 1.4 करोड़ रुपीस की, किसके ऊपर? बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। RBI recently signed a memorandum of understanding with which bank to promote the use of local currencies? RBI ने ये MOU हाल ही में साइन किया है बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ, जिसके बाद जो लोकल करेंसीज का यूज है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। लास्ट है, लीड्स प्रोग्राम 2024 इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो लीड्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के द्वारा। और ये जो इवेंट है ये कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 1 से लेकर 7 अप्रैल तक, ठीक है। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। इसका बेसिक पर्पस क्या है? फ्यूचर लीडर्स को कल्टिवेट करना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, जहां पे जो विजनरी लीडरशिप है उसको प्रमोट किया जा रहा है और साइंटिफिक एक्सेलेंस को बढ़ाया जा रहा है इंडिया के अंदर। तो जो प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट हैं फ्रॉम वेरियस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसको सपोर्ट करता है NCGT का गवर्नेंस ट्रेनिंग और INSA का साइंटिफिक एक्सेलेंस प्रमोशन, ठीक है। तो लीड्स प्रोग्राम को कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में लॉन्च किया? आंसर है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। चलिए कुछ रिसेंट लॉन्चेस देख लेते हैं। पहला है Scores 2.0 initiative that was recently seen in the news is launched by which institution? Scores 2.0 प्लेटफॉर्म किसका है? आंसर इज SEBI. Junhai 302 an environmental monitoring satellite recently launched by which country? ये एक environmental monitoring satellite है जिसको कि लॉन्च किया है चाइना ने। Start 2024 a space program recently launched by which organization? ये स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया है इसरो ने। Recently the Election Commission of India launched which application to facilitate easier voting for the persons above 85 years of age and the PWDs with 40%? Election Commission of India ने लॉन्च किया है सक्षम एप्लीकेशन। किस लिए? ताकि जो भी लोग 85 या 85 प्लस हैं और जो भी PWDs हैं with 40%, उनको आसानी हो सके वोट करने में घर से बैठे बैठे, ठीक है। Recently the naval forces of which 3 countries launched a joint exercise near the Gulf of Oman? तो हाल ही में 3 कंट्रीज की नेवल फोर्सेस ने एक एक्सरसाइज को लॉन्च किया है नियर द गल्फ ऑफ ओमान। कौन कौन सी? चाइना, ईरान और रशिया, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीखे जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.